दिखा है ना आपको, आपने कहा बिल्कुल सही है, शर्म नहीं आती? यही कांग्रेस है, कल सेक्सिस्ट। प्रदीप भंडारी जी, स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। प्रदीप जी, कांग्रेस जब स्पष्टीकरण दे चुकी है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वंदे मातरम पूरा गाया गया और उस दौरान खड़गे जी को खड़े रहने में समस्या थी, उनके लिए कुर्सी लाने को कहा जा रहा था, तो इसको व्यवधान के रूप में बीजेपी क्यों देख रही है? पहली बात तो प्रत्युष जी, आपको सभी को पैनल में और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबको कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच को जरूर पढ़ें, क्योंकि ये विकसित भारत 2047 का रोड मैप है। कैसे 17 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है, कैसे 7 प्रण जो देश ले चुका है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग 10 गुना बढ़ी है। ओवरऑल इसमें डेटा पॉइंट्स हैं, इसको पढ़ना चाहिए। अपोजिशन के लोग भी पढ़ेंगे तो उनके अंदर देश प्रेम ज्यादा आ जाएगा, ना कि राजनीतिक प्रेम आ जाएगा। निवान जी से भी मेरा निवेदन है कि आज पढ़ लें, आज राजनीति मत करें। फिर आपने मेरे से सवाल पूछा है और मैं आपको वीडियो के जरिए बताता हूं। ध्यान से प्रत्युष जी देखिएगा, यहां सोनिया गांधी खड़ी हैं, या मल्लिकार्जुन खड़े हैं, या राहुल गांधी खड़े हैं। सोनिया गांधी सामने इशारा करती है ऐसे, रुक जाओ। मतलब वंदे मातरम जब चल रहा था तो सोनिया गांधी इशारा कर रही है कि रुक जाओ। फिर जब वो नहीं रुकते सामने तो खड़गे जी की तरफ टर्न करती है, राहुल गांधी की तरफ टर्न करती है, और या नीचे से हाथ अपना ऐसे करती है कि क्या चल रहा है। मतलब वो इतना गुस्से में आग बबूला थी कि वो वंदे मातरम नहीं सुन पाई, और जब लोग नहीं रुके तो उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को पॉइंट किया। कुछ कोशिश करके बाकी के कांग्रेस व्यक्तियों ने समझाया कि रुक जाइए सोनिया जी, थोड़ा सा ही समय बचा है। अब अगर इनका आर्ग्यूमेंट आगे लेकर जाते हैं कि भाई खड़गे जी को दिक्कत हो रही थी, तो खड़गे जी को पहला इशारा करना चाहिए था। सोनिया गांधी कौन होती है इशारा करने के लिए? और 3 मिनट 10 सेकंड अगर खड़गे जी नहीं खड़े हो पाए तो उसके बाद तो उन्हें 35 मिनट की स्पीच दी, उसमें तो उनको कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ी। और वही सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है रेड फोर्ट पे नहीं गए, जहां पे पूरे वंदे मातरम का रिसाइटेशन हुआ और 80th स्वतंत्रता दिवस देश ने बनाया। तो इन सबको जब आप जोड़ते हैं तो इससे यही स्पष्ट होता है कि जवाहरलाल नेहरू ने जैसे तुष्टीकरण के नाम पे वो डाउन कर दिया था, वैसे ही आज कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी के पता होने के बावजूद, राहुल गांधी को नहीं पता होने के बावजूद वंदे मातरम चला, तो ये दोनों मां बेटे जो है इतने घबरा गए, इतने ज्यादा गुस्से में आ गए कि उनने बाद में सबकी क्लास लगाई। और आप अगर कह रहे हैं कांग्रेस का स्टैंड क्लियर हो गया, तो क्या पवन खेरा झूठ बोल रहे हैं? अगर पवन खेरा झूठ बोल रहे हैं तो फिर पवन खेरा ऑन रिकॉर्ड आके बोले कि उन्होंने झूठ बोला और देश से माफी मांगे, और उनका स्टैंड गलत है और जयराम रमेश का स्टैंड सही है, क्योंकि दोनों एक पब्लिसिटी इंचार्ज है और एक ओवरऑल इंचार्ज है। हम किसकी बात माने? तो आज मुख्य बात यह है कि सरल पटेल जी, दिमागी नक्सल कांग्रेस, दिमागी नक्सल मानसिकता वो कांग्रेस में आ चुकी। सरल पटेल जी, क्या बाकी के पद या छंद गाने से कोई दिक्कत थी? क्या अपमान हुआ जो आरोप लग रहा है? प्रत्युष जी, सबसे पहले तो आप सभी को, सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद। और जो प्रदीप भंडारी वंदे मातरम, तो प्रदीप जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, तो आप भी सेम कर्टसी एक्सटेंड करिएगा। तो जो 2 लाइनें, 2 पंक्ति मैं प्रदीप जी को कहकर अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा कि फिरंगी के जमाने में मजे के दिन ना काटे हो, शहीदों के जनाजों से ना खुद मैदान पाटे हो, वंदे मातरम से वफादारी की सनद हमसे वही मांगे जिनके बाप दादा ने अंग्रेजों के जूते ना चाटे हो। नंबर 1, कांग्रेस पार्टी ने 1896 में वंदे मातरम को अपना लिया था। आज भी कांग्रेस पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम के बिना वो पूरा नहीं होता। लेकिन आज देश इन बनावटी राष्ट्रवादियों से और नफरती चिंटुओं से पूछ रहा है कि 52 साल तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? बीजेपी के कार्यक्रमों में क्यों वंदे मातरम नहीं गाया जाता? और आज जब लाल किले पर देश का प्रधानमंत्री झंडा फहराता है तो हर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन देश की आजादी के 80 साल बाद और 12 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी के सीने पर इटली का झंडा देखकर हर भारतीय को दुख हुआ और हर भारतीय शर्मसार हो गया। और भारतीय जनता पार्टी और जो प्रदीप भंडारी जी है, जो अपनी नाकामियों को, 12 साल की नाकामियों को राष्ट्रवाद की आड़ में छुपाना चाहती है, ये देश ये टूल किट समझ चुका है और इसका करारा जवाब मिलेगा। प्रदीप भंडारी जी ने नक्सली और ये जो प्रधानमंत्री ने बात की वो भी करने का ट्राई किया। तो 12 जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब वो भी नक्सली थे, फिर नक्सली थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी बात मानकर 3 कानून वापस क्यों ले लिया? तो ये प्रधानमंत्री क्या नक्सली है क्या? प्रदीप भंडारी जी इसका जवाब दे।
कैसी बातें कर रहे हैं ये आदमी, ये क्या आदमी बात कर रहा है? ये आदमी की सोच किस तरीके से आगे? देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को नक्सली बोलते हैं? शर्म नहीं आती? तो यही अगर तो कांग्रेस है, यही कांग्रेस है। कल सेक्सिस्ट ये नेहरू ने यही सिखाया ना आपको। आपने कहा बिल्कुल सही है, अंग्रेजों के साथ ऐश आराम की बातें कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। ये देखिए भैया, ये देखो ध्यान से देखो अपने नेहरू जी को, क्या कर रहे थे नेहरू जी, समझे? आप हमसे बात करना चाहते हो, मैं बात करना चाहता हूं डेटा की। आपने बोला हमने देश के लिए क्या किया? खादी उत्पादन 5 गुना बढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी, मोनोरेल 21 गुना बढ़ा, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 33 टाइम बढ़ी, पेटेंट जनरेशन 4 गुना बढ़ा, डिजिटल ट्रांसमिशन 100 गुना बढ़ा, एजुकेशन बजट 10 गुना बढ़ा। आप बात करेंगे हमसे? आपने देश के अंदर कुछ नहीं किया है 70 सालों के अंदर। आप खुद ही सरेंडर्ड हो, आपका मानसिकता नक्सली सरेंडर्ड मानसिकता है, और आप क्या बात करोगे? शर्म आनी चाहिए आपको कि आजाद। ये देखो हमने क्या देश में किया है, पूरे देश का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 80% से ज्यादा, 80% से ज्यादा देश का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 के बाद में बना है। आप तो अफवाह गैंग के लोग हो। आप तो कह रहे थे कोरोना के अंदर, महामारी के अंदर देश की हालत खराब हो जाएगी। आप तो फॉरेन वैक्सीन की बैटिंग कर रहे थे, देश ने आपको हराया। आप एनर्जी क्राइसिस के अंदर ये सोच रहे थे कि एलपीजी मिलने वाला है, देश ने आपको हराया। देश हमेशा